Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 19 नवंबर 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मालदीव्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो बैरन आइलैंड वॉल्केनो है ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इंडियन टेरिटरी में ही लोकेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो बैरन आइलैंड है ये हमारे ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बैरन आइलैंड वॉल्केनो है ये आखिरी बार 1991 में विस्फोट हुआ था और तब से ये इनएक्टिव हो चुका है, कहने का मतलब है डेड हो चुका है, एक बार भी तब से वो विस्फोट नहीं हुआ। तो तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3, सी 3 ओनली या फिर डी 1 एंड 3। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में अभी पिछले 1-2 दिनों से पढ़ा भी होगा, इग्ला एस न्यूज़ में है। ये इग्ला एस मिसाइल क्या है, ज़रा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रशिया का एक पूरा मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है इग्ला एस। तो भारत यहाँ पर इस खतरनाक से मिसाइल सिस्टम को परचेज़ कर रहा है रशिया से। और परचेज़ क्या कर रहा है कि हम लोगों ने अभी जो ट्यूसडे निकला है ना दोस्तों, इसी ट्यूसडे में हमने एग्रीमेंट किया रशिया से कि भाई ये जो मिसाइल है इसको हम भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, भारत में ही बनाएंगे, इसमें रशिया हमारी हेल्प करेगा। और रशिया की साइड से भी दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रूवल मिल चुका है। और ये बात रशियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया हर जगह पर कवर की जा रही है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ सोर्सेस नज़र आएंगे, वाई इंडिया साइंड अ डील फॉर 20 ईयर ओल्ड रशियन मिसाइल्स नाउ। अच्छा ये भी बताऊंगा कि रशिया का जो ये पूरा मिसाइल सिस्टम है ये ना 20 साल पुराना है। इतना पुराना मॉडल भारत आज क्यों परचेस कर रहा है, जबकि इससे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं। अमेरिका का स्टिंगर मिसाइल सिस्टम ऐसे ही काम करता है, वो भी हमारे पास में। तो हम यहाँ पर ये क्यों परचेस कर रहे हैं वो भी जानेंगे। देन ऐसे यूरेशियन टाइम्स ने भी कवर कर रखा है कि भाई इग्ला एस डील तो हमने रशिया के साथ में की है, उसके साथ साथ रशिया चाहता है भारत को जो लाइट माउंटेन टैंक्स होते हैं वो भी यहाँ पर सप्लाई करे जाएँ। और ऐसे आप यहाँ पे और भी बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो देख सकते हो। ये तो बात हो गई सोर्सेज की, हाँ बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है और लगातार जो डिस्कशंस हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब बेसिक बातों को जानते हैं। मैं आपको इग्ला एस सिस्टम के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ में आपको कुछ बेसिक चीज़ें और पता चलेंगी। पहली चीज़ न्यूज़ क्या है, ये तो आपको पता चल चुका है कि हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो इग्ला एस है ये भारत को दिया जाएगा। और इसमें भारत को दिया जाना है नहीं, ये बेसिकली यहाँ पर रशिया जो है और इंडिया है दोनों मिलकर यहाँ पर साथ में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे इंडिया के अंदर इसी मिसाइल की। ये जो मिसाइल है ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर ना दोस्तों पूरा पासा पलट जाता है। जब मैंने वर्ड यूज़ किया मिसाइल तो आप समझ रहे होंगे एक बहुत लंबा सा रॉकेट होगा, लॉन्चर सिस्टम होगा, वहाँ से इस मिसाइल को दागा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मिसाइल सिस्टम है दोस्तों ये पोर्टेबल सिस्टम है। पोर्टेबल सिस्टम कुछ इस तरीके से ये दिखाई पड़ता है, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे एक पर्सन है, इन्होंने कंधे पे रख रखा है इस पूरे सिस्टम को, और कंधे पे रखने के बाद यहाँ पर ये सीधा दाग देंगे
और जैसे मैंने बोला ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, यानी कि मान लो यहाँ पर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, दुश्मन का विमान है, आसमान में उड़ रहा है ना, और हमारे कह सकते हो हमारे पाले में वो घुसने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे खड़े खड़े जो है इस सिस्टम का यूज़ करके उसके एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं। तो ये मिसाइल इस तरीके से काम करती है, समझ गए। तो कंधे पे रखकर यहाँ पर इसको दागा जा सकता है, इस वजह से हम इसको पोर्टेबल मिसाइल का नाम भी देते हैं, समझ गए। इग्ला इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें क्या है, कैसे काम करती है, ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। अब आगे आते हैं। ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है, एक प्रकार का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसको रशिया ने खुद से डेवलप किया है। इसको वेस्ट में ना किसी और नाम से जाना जाता है, वो नाम है SA-24 ग्रेंज। दोस्तों रशियन आर्मी इसको लंबे समय से यूज़ कर रही है। रशियन आर्मी में 2004 से इसका यूज़ किया जा रहा है। इसके अंदर फ़ायदा यह है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी इसको फायर कर सकता है, या हमारे जो क्रू मेंबर हैं वो भी फायर कर सकते हैं। इसमें जैसे मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए आपको कई सारी चीज़ें, कई सारे इक्विपमेंट्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसा इसमें नहीं है। अगर आपको दुश्मन का एयरक्राफ्ट दिख रहा है कि भाई आपके एरिया में वो आ रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर इसको कंधे पर रख के दाग कर उस एयरक्राफ्ट को उड़ाया जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यहाँ पे अकेला इस मिसाइल को फायर कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी है यहाँ पर कि ये जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी कि खासकर जो ज़्यादा ऊंचाई पर ना हो, है ना, थोड़ा सा नीचे ही उड़ रहे हो, उनको यहाँ पर टारगेट करना। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें और भी बेसिक चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ना जैसे यहाँ पर होता है हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, मान लो यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट्स अभी आसमान में जो हैं भिड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक हमारा एयरक्राफ्ट है, एक दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। हमें नीचे से उड़ाना हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक से हमारे वाले एयरक्राफ्ट को लग जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसमें फिट की जाएंगी, जिससे ये पहचान कर सकेगा कि हमारा एयरक्राफ्ट कौन सा है, और हमारे एयरक्राफ्ट को छोड़कर ये दुश्मन वाले एयरक्राफ्ट के ऊपर ही अटैक करेगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर इसमें ऐड की जा रही हैं। तो अगेन एक और एडवांस फीचर इसमें नज़र आता है। तो फीचर्स के बारे में बात कर ही रहे थे, वहाँ पे यही डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये जो इग्ला सिस्टम है, इसमें यहाँ पर आपको कॉम्बैट इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसमें कई सारी मिसाइल देखने को मिलेंगी। 9M342 मिसाइल हो गई, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म हो गया। इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ किया गया है। ये आपसे पूछा जाएगा नहीं, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 6 किलोमीटर तक है, ठीक है। 6 किलोमीटर तक के टारगेट को ये आराम से हिट कर सकता है। और ऊंचाई की अगर हम लोग बात करते हैं कितना ऊंचा जा सकता है, तो 3.5 किलोमीटर तक यहाँ पर आप कह सकते हो ऊंचा ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है, समझ गए। और ख़तरनाक बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों ये जो वेपन सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मैं आपको बता दूं अमेरिका के पास में भी इसी प्रकार का सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका ने जब देखा कि रशिया के पास में ऐसा सिस्टम है, तो अमेरिका ने भी अपना बना लिया। और अमेरिका ने जो बनाया उसका नाम दिया स्टिंगर। स्टिंगर जो है ना वो थोड़ा सा हल्का है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा भारी है। भारी होने के साथ साथ पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है। इसका जो वॉरहेड है, जो यहाँ पे आप इसमें से दागोगे बॉम्ब, है ना, उसके अंदर में बर्बादी करने की ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पर अटैक कर सकता है। इसका जो वॉर हेड होता है, इसमें से जो आप बॉम्ब दागोगे, जो मिसाइल दागोगे, बेसिकली उसकी जो वॉर हेड है वो हाईली एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अमेरिका का स्टिंगर है, हमारे पास में ये वाला ऑप्शन भी था परचेज़ करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने रशिया का इसी इग्ला एस सिस्टम को क्यों दोस्तों डिसाइड किया। डिसाइड करने के पीछे का रीज़न यह है क्योंकि यहाँ पर हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी रशिया से लाइसेंस लेके रशिया के साथ में डील करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेंगे। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास में आएगी। ये अमेरिका के साथ में सेट नहीं हो पा रहा था, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास में आएगी दोस्तों। इससे आसपास का जो इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी काफ़ी सारा जनरेट होगा। तो इससे ओवरऑल यहाँ पर हमारे देश की इकॉनमी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि रशियन कौन सी कंपनी होगी और इंडियन कौन सी कंपनी होगी जो भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी दी नहीं गई है, कुछ टाइम लगेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आज ये डील हो चुकी है तो थोड़े दिनों बाद काम स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा इससे पहले कई सारी रशिया और इंडिया के बीच में डील हुई हैं, कई सारी चीज़ें हमने मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत की है ना। हम लोगों ने कुछ जो गन्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर साथ में मिलकर डेवलप किया है, लेकिन उन गन्स की मैन्युफैक्चरिंग इस साल स्टार्ट हुई है। अग्रीमेंट 2021 में हो चुका था, मतलब अग्रीमेंट होने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ों में टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे आज यहाँ पे अग्रीमेंट हो गया, बातचीत हो गई, हमने डील साइन कर ली, रशिया ने बोल दिया ठीक है हम आपके यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन अभी केवल बातचीत है, डील सेट हो चुकी है। कम से कम 2 से 3 या फिर कह सकते हो 4 साल भी लग सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद जाके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी इंडिया के अंदर, समझ गए।
आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आपसे कुछ पूछा जाए इग्लास सिस्टम को लेकर तो आप इसके बारे में आराम से बता सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के संबंधों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से याद आया भाई, आज 19 नवंबर है, आज वर्ल्ड कप भी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आज वैसे भी सभी लोग टीवी में लगे रहने वाले हैं, साथ ही साथ में प्रे करते रहो कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो डेफिनेटली भारत ही उठाए। ठीक है, इतनी मेहनत की है, सारे मैचेस अब की बार जीते हैं, तो कप तो बिल्कुल हमारा होना चाहिए। एनीवे, आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग कौन सी होगी? 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मीटिंग। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे अमेरिका के साथ में 2+2 मीटिंग की थी, हाँ उसी प्रकार की मीटिंग। 2+2 मीटिंग में होता क्या है? 2+2 मीटिंग में मतलब यह है कि भाई इंडिया के 2 मंत्री होंगे और ऑस्ट्रेलिया के 2 मंत्री होंगे। लेकिन वो 2 मंत्री होंगे कौन कौन से? भारत से जो 2 मंत्री होंगे उसमें से होंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जैसे एस जयशंकर जी हो गए, और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह जी हो गए। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और साथ ही साथ में वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर। तो आपसे पूछा जाए कि 2+2 मीटिंग में कौन कौन से मंत्री होते हैं, तो 2 मंत्री यहाँ पर मतलब आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और साथ ही साथ में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो इंडिया के 2 मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के 2 मिनिस्टर, इनके बीच में दोस्तों यहाँ पर ये डिस्कशंस होंगे, ये मीटिंग होगी, और बोला जा रहा है कि मंडे में यानी कल के दिन ये सारे डिस्कशंस हो सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कोई आर्टिकल होता है कि हाँ मीटिंग होने वाली है, तो उसके ऊपर इतना जोर मत दिया करो, क्योंकि मीटिंग हो जाएगी, एग्जैक्ट क्या डिस्कशंस हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक पर चर्चाएं हुई हैं, वो अगले दिन फिर पब्लिश होता है, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। समझ गए? तो पहली चीज़ तो कल ये होंगी पूरी मीटिंग। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी ना सभी लोगों की नज़रें ये हैं कि भाई जो क्वाड समिट है, ये क्वाड समिट कहाँ होगा? आपको पता है क्वाड क्या है? क्वाड बेसिकली 4 देशों का ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें कौन कौन से 4 देश हैं? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो हैं ही, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 देश और हैं। कौन कौन से हैं? वो है यहाँ पर यूएस और साथ ही साथ में जापान। समझ गए? तो इन 4 कंट्रीज़ का ये पूरा का पूरा क्वाड आता है दोस्तों। तो अभी क्वाड का समिट कहाँ होगा, ये भी अभी डिसीजन बाकी है। वैसे यहाँ पर 2024 में इंडिया में यहाँ पर ये अगला क्वाड का समिट होने वाला है, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया और जापान इन दोनों को बुलाया है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप कह सकते हो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनको तो अब की बार हमने अपने रिपब्लिक डे पर यानी कि 26 जनवरी पर एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट भी किया है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि 27 या 28 जनवरी को यहाँ पर जो ये अगली क्वाड की समिट है वो की जाए। स्पेशली 27 जनवरी को यहाँ पर ये समिट हो सकती है न्यू दिल्ली के अंदर में। बात क्लियर हो गई? तो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होने वाला है, 2+2 डायलॉग ये बता दिया। क्वाड समिट को लेकर डिस्कशन हुआ वो आपको समझ में आया। साथ ही साथ में आज वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, तो कई सारे जो मिनिस्टर्स आए हुए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया से, वो सब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं इस मैच को देखने के लिए अहमदाबाद के अंदर में। फिर उसके बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बात ये की जा रही है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर फोटो में दिखाई पड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर दोनों देशों के पास में एक अपॉर्चुनिटी ये भी रहेगी कि दोनों देश साथ में मिलकर, क्योंकि अभी मीटिंग होने वाली है, दोनों देश कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो दोनों के पास में यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सेका एग्रीमेंट को साइन कर सकें। CECA यह है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जैसा हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना कि भाई 2 देशों के बीच में व्यापार को फ्री करके, यानी कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं उन चार्जेस को हटाकर व्यापार को सस्ता करके बढ़ावा दिया जाए दोनों देशों के बीच में, उसी प्रकार का दोस्तों यही भी एग्रीमेंट होता है सेका, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के ऊपर भी एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है कि भाई हो सकता है कि अब की बार का जो 2+2 मीटिंग होगा इसमें क्वाड और सेका, ये 2 मेन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होने वाले हैं। समझ गए? इससे यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। खैर देखते हैं कि भाई क्वाड और सेका के ऊपर चर्चा होती है या नहीं होती है, वो हमको कल ही पता चलेगा। बात क्लियर हो गई? इतना समझ में आ गया? तो कल तक का वेट करो, क्या डिस्कशंस होते हैं, तब आपको रियलिटी में जो भी चीज़ हुआ है वो यहाँ पे पता चलेगी। आगे आते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो हो गया हमारा आर्टिकल। आपको भी पता है आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, पीछे का डेटा। जैसा भी आपको मैंने पढ़ाया भी इग्लास के बारे में, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो तो एक ज़रिया आपको बताने का कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपको अपने इंटरनेशनल रिलेशन की किताब में जाकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को खोल लेना है। अब बात आती है पहले यहाँ पर इतिहास की। दोस्तों ज़्यादातर देशों के जो भारत के साथ में संबंध हैं वो भारत की देश की आज़ादी के बाद में बैठे, सबको पता है।
देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ में हमने रिलेशंस बनाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसके साथ में भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो देश की आज़ादी से पहले ही बैठ चुके थे। कैसे? तो यहाँ पे इंडिया का जो कंसुलेट जनरल है दोस्तों, इन्होंने पहली बार एक ट्रेड ऑफिस ओपन कर दिया सिडनी के अंदर, यानी ऑस्ट्रेलिया में 1941 में, 1941 में। देश की आज़ादी से काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1941 की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, तभी से जो रिलेशंस वो एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए और उसके बाद में धीरे धीरे संबंध चलते रहे। देश आज़ाद भी हुआ, उसके बाद संबंध हमने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। लेकिन बीच में एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पे दोनों के संबंध बहुत ही ज़्यादा डाउन लेवल पर थे, लो लेवल पर, लोवेस्ट लेवल पर अपने ख़राब हो चुके थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब भारत ने जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे, भाई हमने भी टेस्ट कर लिया, हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार हो गया आज के समय पर। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की थी काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में मिलकर, क्योंकि सभी कंट्रीज़ भारत के खिलाफ पहुंच गए थे जब भारत ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया था। समझ गए? तब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ में चला गया था, तो रिलेशंस थोड़े से डाउन लेवल पर पहुँच गए थे, लेकिन वापस से इंप्रूव हो चुके हैं। आज के समय पर जो पीपल टू पीपल टाइज़ है वो भी बहुत स्ट्रांग है। 2021 की जो जनगणना है दोस्तों, 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 9.76 लाख पीपल, या ऑलरेडी कह सकते हो 10 लाख के आसपास जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हमको देखने को मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारत से कहीं ना कहीं उनका संबंध है, भारत के हैं या उनके माता पिता इंडिया से थे, है ना। इस तरीके से यहाँ पर लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सारे इंडियंस दोस्तों मिल जाएंगे। दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक टाइज़ के बारे में, यानी रिलेशंस के बारे में बात करेंगे तो साल 2020 में ना एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। क्या होता है? जो प्रधानमंत्री हैं दोनों देशों के, इन्होंने अपने जो संबंध है, अपने जो बायलैटरल रिलेशन है, इसको और ज़्यादा गहरा करने के ऊपर फोकस किया। एक मीटिंग के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग चली थी, क्योंकि उस समय पर कोविड वगैरह चल रहा था, आपको पता होगा। फिर 2021 में दोनों प्रधानमंत्री, जो COP26 की मीटिंग हुई थी एनवायरमेंट की, स्पेशली ग्लासगो में, तब जाके यहाँ पर बैठ गए थे, तब जाके डिस्कशंस हुए थे। समझ गए? तब जाके इन्होंने काफ़ी सारे मैटर्स के ऊपर यहाँ पे आपस में बातचीत करी थी। उसके अलावा इस प्रकार के जो एंगेजमेंट्स है दोनों देशों के बीच में, वो होते हुए चले गए। अभी 2023 में इस साल भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं दोस्तों। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल समिट हो चुकी है और कई सारे प्रकार के छोटे छोटे एग्रीमेंट्स और मीटिंग्स हो चुकी हैं ना। फाइनली अभी सबसे बड़ी मीटिंग कल होनी बाकी है। कल जो होगा वो परसों डिस्कस किया ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो दोनों देशों में 2+2 मीटिंग होती है। अब 2+2 मीटिंग 2021 में भी हुई, 2022 में हुई, अब यहाँ पर फाइनली 2023 वाली भी होने वाली है। समझ गए? फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दोनों देशों के बीच में कई सारे प्रकार के अभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और वो अभ्यास ध्यान रखना कौन सा है, वो है मालाबार एक्सरसाइज। अब मालाबार एक्सरसाइज दोस्तों, यहाँ पर बाकी सारी जो क्वाड कंट्रीज, इसमें इंडिया, जापान और US और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ही देखने को मिलते हैं। और इंडिया ने साथ ही साथ में जो तालिस्मान साबर एक्सरसाइज थी 2023 में, इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। भारत को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए इस अभ्यास के अंदर में बुलाया गया था। ठीक है। बाकी दोनों देशों का दोस्तों एक कॉमन एनिमी है, कॉमन दुश्मन है, वो है चाइना। चाइना के जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इंडिया और चाइना के संबंध अगर आप देखोगे तो वो भी ख़राब है। दोनों का एक ही पर्टिकुलर टारगेट है, वो है चाइना, और इसलिए तो क्वाड ग्रुप भी बनाया गया। क्वाड ग्रुप का मेन रीज़न क्या है? क्वाड ग्रुप को बनाने का मेन रीज़न है कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बना के रखना, और जिस रीजन में ऑस्ट्रेलिया भी है वही वहाँ पे शांति बना के रखना, ताकि चाइना का अग्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, चाइना के ऊपर दबाव डाला जा सके। इसलिए तो क्वाड बनाया गया था, और उस क्वाड में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ में है। समझ गए? क्लियर हुआ? मज़ा आया? एक एक चीज़ समझ में आई? चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में अभी भी एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? डेली करंट नोट्स, PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, इग्ला एस वाला और इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, तो दोनों ही आर्टिकल में जो बैकग्राउंड डेटा था आपका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बना, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, वो सब वहीं से बनेगा। और उस बैकग्राउंड डेटा को नोट करने बैठोगे, क्या लिखें क्या ना लिखें, ये सारी परेशानियां रहती हैं, तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि भाई वीडियो भी देखना, उसके बाद नोट्स भी बनाना। तो आपका केवल काम यहाँ पे सरल किया गया है, आपको केवल वीडियो देखना है 1 घंटे का जो है, उसको निपटाने के बाद आपका पूरा टाइम खाली बच जाता है। क्यों? क्योंकि आपको दोस्तों ये PDF रेडीमेड दिया जाता है इसी ग्रुप में। ये PDF प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के आराम से जो है पढ़ वगैरह सकते हो। ठीक है, अपने टेबल पे रख के पढ़ सकते हो, या फिर सीधा आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको रीड कर सकते हो।
और ये जो पीडीएफ है दोस्तों A4 साइड में होता है। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, यानी दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर इसको अवेल कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 499 खर्चने हैं इसके एक्सेस को लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो लाइफ टाइम का एक्सेस है, या फिर कह सकते हो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो इतने से अमाउंट में। बाकी अब इसको ज्वाइन करने का अगर आपने मूड बनाया है तो करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद में एक नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। जो भी मैसेज करना है कर देना। उसके बाद में आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना कि भाई एग्जैक्टली वहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, प्लीज़ बहुत कम पहुँच चुके हैं लाइक्स, आपने बढ़ाने हैं और ये जो टारगेट है इसको पूरा पहुँचाना है। आपके लिए तो ये सब फ्री है ना। तो 5000 लाइक्स में यहाँ पे आराम से, जब यहाँ पे 30,000 35,000 लोग देख रहे हैं, तो अगर वो एक लाइक के बटन को प्रेस कर देंगे तो वो 5000 क्या 10,000 ही पहुँच सकते हैं, ठीक है। आपके लिए फ्री में है, बट हम सभी लोगों को यहाँ पर एक दोस्तों बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ में चाहो तो आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। चलिए वापस से आते हैं ट्रैक पर। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा संडे है, संडे में एडिटोरियल नहीं आते तो साइंस एंड टेक आता है। तो संडे में साइंस एंड टेक के पेज पर एक लौता आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। थोड़ा लंबा आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, और मैं कहूँगा यूपीएससी यहाँ से सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स या फिर कह सकते हो बॉडी पर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे दाने हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एक छोटा सा बच्चा है जिसके बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर ये दाने हो चुके हैं, यही चिकन पॉक्स कहलाता है। चिकन पॉक्स की तरह यहाँ पर शिंगल्स होता है, शिंगल्स नाम की बीमारी होती है, वो भी इसी तरीके से होती है चिकन पॉक्स की तरह, ठीक है। या स्मॉल पॉक्स आप देख सकोगे तो उसमें भी छोटे छोटे दाने होने लगते हैं बॉडी पर, लेकिन इनके बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग वायरसेस की वजह से बीमारी फैलती है। तो अमेरिका में दोस्तों 25 साल का डेटा निकाला गया 1995 से लेकर 2019 तक। तो इन 25 सालों में अमेरिका में किस तरीके से चिकन पॉक्स और शिंगल्स, इन दो बीमारियों के केसेस बच्चों में कम हुए हैं उसके बारे में बताया। शिंगल्स के केसेस तो यहाँ पर खैर रुक चुके हैं, बट चिकन पॉक्स के केसेस अभी भी हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन है अभी भी कुछ केसेस हमको कुछ बच्चों में नज़र आए, स्पेशली यूएसए के अंदर, ये बताया गया। अब यहाँ पर आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इन्फेक्शन के बाद में दोस्तों होता क्या है, जिस वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है वो वायरस बॉडी के अंदर रुका हुआ रहता है, और वायरस बॉडी के अंदर जब होता है ना तो वो वापस से कभी भी रिएक्टिवेट हो सकता है, और रिएक्टिवेट होने के बाद में वो वापस से एक बीमारी, शिंगल्स नाम की बीमारी लोगों में, बच्चों में फैला सकता है, स्पेशली एडल्ट्स के अंदर भी। तो अमेरिका ने यहाँ पर अभी एक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है, 1 डोज ऑफ वैक्सीन है। 1996 में वैक्सीन इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और जब ये 1996 में वैक्सीन दिए तो 2003 तक उन्होंने कई सारे केसेस को कम कर दिया। फिर 2007 में अमेरिका ने सेकेंड डोज यहाँ पर इसी वैक्सीन का लॉन्च किया, और उस वैक्सीन के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन थी या लोगों की मृत्यु हो रही थी, डेथ हो रही थी, वो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हो गई, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया ये चिकन पॉक्स और शिंगल्स के केसेस को। तो जब से वैक्सीन आई है तब से लगभग दोस्तों 91 मिलियन के आसपास चिकन पॉक्स के केसेस और 2,38,000 के आसपास हॉस्पिटलाइजेशंस और लगभग 2,000 के आसपास लोगों की मौतें बचाई जा चुकी हैं अमेरिका के अंदर में। तो इस वैक्सीन का इतना ज़्यादा बड़ा रोल हमको देखने को मिला है। तो वही यहाँ पर पिछले 25 साल का डेटा एनालिसिस किया है कि किस तरीके से यहाँ पर अमेरिका ने एक विक्ट्री हासिल की है ओवर चिकन पॉक्स और शिंगल्स। तो एग्ज़ाम में यहाँ पर ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इंडिया से संबंधित कोई स्पेशल डेटा नहीं है। एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ना है तो आपने चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ में शिंगल्स के बारे में पढ़ना है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बीमारी है कौन सी, कैसे होती हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ये बेसिक चीज़ हैं। सबसे पहले हम लोग शिंगल्स डिजीज़ के बारे में दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। ये जो बीमारी है ये होती है वारिसेला जोस्टर वायरस की वजह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा वायरस है चिकन पॉक्स के पीछे का, या कौन सा वायरस है शिंगल्स के पीछे का। तो वो वायरस है वारिसेला जोस्टर वायरस। ये वही वायरस है जिससे चिकन पॉक्स होता है, और ये वही वायरस है जिससे शिंगल्स नाम की बीमारी होती है।
शिंगल जो है बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी एरिया पे यहाँ पर हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। स्किन पता है कैसे डैमेज होती है, ये आप देख पाओगे। ये ना इनिशियल स्टेज होती है स्टार्टिंग की, जब किसी को सिंगल्स होता है, और बढ़ते बढ़ते ये स्टेज बढ़ जाती है और ज़्यादा बेकार हो जाती है। ये फ़ोटो थोड़ा कार्टून वे में है, तो यहाँ पर आपको इतना डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा होगा। थोड़े ओरिजिनल फ़ोटोज़ यहाँ पे गूगल पर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग, इस चक्कर में वो फ़ोटोज़ मैंने लगाई नहीं है। आप इनसे यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह है कि जो शिंगल्स है ये ह्यूमन बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। प्लस अच्छी बात है, ये कॉन्टेगियस बीमारी नहीं है। कॉन्टेगियस मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, ठीक है। लेकिन जो शिंगल्स का रिस्क है दोस्तों, ये बूढ़ों में ज़्यादा है। जैसे जैसे एक इंसान थोड़ा बुजुर्ग होने लगेगा, उसमें यह बीमारी का जो रिस्क है वो ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और स्पेशली यहाँ पे जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है उनके अंदर। अगर किसी को ये हो भी गई बीमारी, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लक्षण में पहली बात तो जहाँ पे ये शिंगल्स होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। आप ये फ़ोटो देख सकते होंगे, रियली बहुत ही ज़्यादा दर्द होता होगा। उस एरिया में बहुत जलन मचती है, उस एरिया में बार बार टच करने का मन करता है, लेकिन यहाँ पर आप टच कर नहीं सकते क्योंकि टच करते ही बहुत दर्द होने लगता है। और इससे निपटने के लिए यहाँ पर एक वैक्सीन बनाई गई जिसका नाम है श्रिंक्स। क्या नाम है? शिंग्रिक्स यहाँ पे नाम की एक वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि शिंगल्स और इससे संबंधित कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शिंगल्स जो बीमारी है कई सारी और भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। बॉडी के ऊपर रैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक इंसान की जो विजन लॉस है वो भी हो सकती है। अगर यही चीज़ आँखों के आसपास अगर हो जाए तो दोस्तों एक इंसान को दिखना टेम्पररी बेसिस पर या परमानेंटली भी यहाँ पर कम हो सकता है। उसकी जो देखने की शक्ति है वो यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर ये कान के पास ही बीमारी हो जाए तो एक इंसान की जो सुनने में है वो भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उससे जो उसकी मसल्स हैं कान के आसपास की वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी, जिसके चक्कर में वो सही से सुन भी नहीं पाएगा, ठीक है। कभी ये सुनने की जो प्रॉब्लम है पहले तो टेम्पररी होगी, और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई तो परमानेंट भी हो सकती है। तो ये कुछ और भी इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं इस शिंगल्स के, ये यहाँ पर बताया गया। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में, ये तो मैंने शिंगल्स के बारे में बताया था। वैसे दोनों यहाँ पर एक सिमिलर हैं, एक जैसी लगता है, बट चिकन पॉक्स में जो है ना ये इतना ज़्यादा नहीं होता है एक जगह पर। छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पंपल्स पूरे बॉडी पर हो जाते हैं चिकन पॉक्स में। जब बात करते हैं चिकन पॉक्स की, तो चिकन पॉक्स एक कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जबकि शिंगल्स जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, वो नॉन कॉन्टेगियस है। ये एक डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे डिजीज़ की, तो जो चिकन पॉक्स है दोस्तों यहाँ पर ये ना एक एरिया में जब फैलना स्टार्ट होता है तो उस एरिया में काफ़ी सारे लोगों को ये कह सकते हो कि अपने चपेट में ले भी लेता है। स्पेशली यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है इस चिकन पॉक्स का। सवाल यह है कि चिकन पॉक्स कौन से वायरस से होता है? अगेन वही सेम वायरस, वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस, जिसकी वजह से शिंगल्स भी होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों जब भी किसी इंसान को चिकन पॉक्स होता है ना, तो उसमें चिकन पॉक्स होने की शुरुआत में तो बहुत तेज़ बुखार आता है, फिर धीरे धीरे बॉडी के अंदर पिंपल्स बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे बुखार और लक्षण के बीच में कुछ समय, कुछ गैप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ पीरियड का यहाँ पर गैप दोस्तों हमको देखने को मिलता है, और वो समय लगभग कह सकते हो स्टार्टिंग में 24 घंटे तक तो बहुत ही तेज़ बुखार रहेगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर कह सकते हो छोटे छोटे जो दाने हैं वो बैक के ऊपर, चेस्ट के ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे, और फिर 12 से 24 घंटे के अंदर में वो दाने थोड़े और इंटेंस हो जाएंगे, मात्रा बढ़ जाएगी और वो साइज़ में बड़े हो जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर चिकन पॉक्स के अंदर ये हमको केसेस देखने को मिलते हैं। बात क्लियर हो गई। और अगर यहाँ पे किसी इंसान को चिकन पॉक्स है, उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है ना, किसी बीमारी से वो लड़ने की क्षमता नहीं रखता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये बीमारी और हानिकारक हो सकती है, उसको भी यहाँ पर बीमारी पूरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब जैसे कि आज संडे है, तो संडे में फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन के पेजेस भी आते हैं, FAQ पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है, इसको आप एडिटोरियल भी बोल सकते हो। वैसे ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको याद होगा, ठीक है। आज से लगभग शायद 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आर्टिकल कवर कर लिया है। भाई देखो, म्यांमार नाम का जो देश है वहाँ से बहुत सारे लोग निकल कर मिज़ोरम के अंदर भाग रहे हैं। मिज़ोरम में क्यों सेटल हो रहे हैं, मिज़ोरम में क्यों आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ये आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। मैं आपको बता दूं 16 नवंबर का अगर आप वीडियो ओपन करोगे, 16 नवंबर द हिंदू बाय दीपक यादव डालोगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे थंबनेल में मैंने ये आर्टिकल लगा रखा है कि म्यांमार में एयर स्ट्राइक हो चुकी है, जिसमें 24 घंटे के अंदर भारतीय सीमा के अंदर म्यांमार के 5000 से ज़्यादा नागरिक घुस चुके हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि आखिरकार क्यों म्यांमार से जो लोग हैं वो मिज़ोरम में घुस रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें मैप देखना होगा। दोस्तों यहाँ पर ये मैप आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये म्यांमार नज़र आएगा,
और म्यांमार के साथ में भारत की एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर होती है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आपको दिख रहा है ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडियन वाला हिस्सा है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ये सारे स्टेट्स हमारे देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर आपको जस्ट नीचे मिजोरम दिख रहा होगा, बराबर में त्रिपुरा है, ऊपर मणिपुर आपको नजर आएगा। मिजोरम कई सारे कारण की वजह से लगातार चर्चा में भी बना हुआ है, ठीक है। मणिपुर भी कई सारे कारणों की वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ है। पीछे आपको यहाँ पर म्यांमार देखने को मिल जाता है। बात क्लियर हो गई। तो म्यांमार के अंदर एक जगह दिख रही होगी दोस्तों आपको यहाँ पर, चिन स्टेट। चिन स्टेट के अंदर एक ग्रुप है, कई सारे लोग रह रहे हैं, उनके बीच में और म्यांमार की आर्मी के बीच में एक लड़ाई हो गई और म्यांमार की आर्मी ने इस पर्टिकुलर रीजन में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हुए, काफ़ी सारे लोग मारे गए और काफ़ी सारे लोग डर के मारे। 5,000 से ज़्यादा लोग सीधा मिजोरम में घुस चुके हैं, भारत की टेरिटरी में घुस चुके हैं। आखिरकार रीज़न क्या है, कारण क्या है? कारण यह है कि साल 2021 में म्यांमार की जो आर्मी है, म्यांमार की आर्मी ने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मतलब यहाँ पर यह है कि तख्ता पलट कर दिया। यानी 2021 से पहले प्रॉपर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी होती थी, एक सरकार हुआ करती थी, सरकार सारे मामले को अच्छे से चलाया करती थी। बट 2021 के बाद में म्यांमार में हो चुका तख्ता पलट, और तख्ता पलट होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे सिनेरियो पूरा बदल गया। सब पॉलिटिकल पार्टी वगैरह सब खत्म हो गई, कोई डेमोक्रेसी यहाँ पर है नहीं। लोग डेमोक्रेसी की मांग करते हैं कि भाई हम अपने पसंदीदा सरकार को बैठाना चाहते हैं, बट म्यांमार की मिलिट्री बोलती है नहीं, हम यहाँ पे रूल करेंगे। और म्यांमार की मिलिट्री के अंडर में पूरा का पूरा म्यांमार आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। अब मिलिट्री की जो ये हरकतें हो रही हैं, इसकी वजह से कई सारी जगह पर लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। जैसे चिन स्टेट के अंदर एक ग्रुप खड़ा हुआ, उस ग्रुप ने कहीं ना कहीं म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बदले में इनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ और उस एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर ये जो लोग हैं वो भागकर सीधा मिजोरम के अंदर में एंटर कर गए। ये एक छोटा सा यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने स्टोरी में आपको बता दिया है, नहीं तो फिर अगर डिटेल से बताने चले तो और भी बहुत कुछ है इसमें। समझ गए? ये 2021 में फरवरी में क्या शुरुआत हुई वो मैंने आपको बता दिया, है ना। क्यों क्या ये यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री ने, ये मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लोग इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी हैं, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने आपको बता दिया है कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या क्या हुआ है और आखिरकार इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर दिखता कैसे है। तो भारत और म्यांमार का बॉर्डर इस तरीके से दिखता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ये रहा, ये आप देख पाओगे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट हो गए, इधर ये म्यांमार हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग म्यांमार और मिज़ोरम को देखें स्पेशली, तो म्यांमार और मिज़ोरम के बीच में अगर आप देखोगे तो मिज़ोरम के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, 6 डिस्ट्रिक्ट जो कि म्यांमार के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि म्यांमार के कई सारे जो लोग हैं, म्यांमार के जो बहुत सारे नेशनल्स हैं, वो ऑलरेडी मिज़ोरम में लंबे समय से रह रहे हैं। मतलब बताया ये भी जा रहा है कि 6,000 लोग ऑलरेडी म्यांमार के मिज़ोरम में प्रेजेंट हैं। अब 5,000 और घुस गए तो 11,000 के आसपास यहाँ पे मिज़ोरम नेशनल्स हो गए, सॉरी म्यांमार के लोग हो गए, म्यांमार नेशनल्स हो गए हमारे मिज़ोरम में। तो मिज़ोरम में सिचुएशन थोड़ी बिगड़ती चली जा रही है। तो अभी तो सिचुएशन खैर नॉर्मल है, तो मिज़ोरम में आने वाले समय पर हो सकता है काफ़ी सारे क्लैशेस हो जाएँ। भाई म्यांमार से जो लोग आए हैं मिज़ोरम में, फिर वो आगे जाकर चीज़ों की डिमांड करेंगे, अलग अलग चीज़ों की। ऐसा कई सारी जगह में और कई सारे देशों में ऑलरेडी हो चुका है। फिर वो सारी चीज़ों की डिमांड करते करते दोस्तों यहाँ पर वहीं पर क्लैश होने लगेगा और वो फिर लोकल एरियाज़ को हटाना शुरू करेंगे, अपने आप को बसाना शुरू करेंगे। ऐसा कई सारी जगह पर हुआ है। तो इससे आने वाले समय पर काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमको नज़र आ सकते हैं। बट अभी के लिए जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा नॉर्मल है। उसके बारे में जब कुछ होता है तो ऑब्वियस सी बात है आगे सारे के सारे डिस्कशंस होते चले जाएंगे। खैर पूरा मैटर क्या था ये मैंने आपको समझा दिया, और डिटेल्स अगर आपने जानना है तो मैंने 10 से 15 मिनट में ये पूरा आर्टिकल कवर किया है 16 नवंबर को। तो आप प्लीज़ 16 नवंबर का वीडियो ओपन करिए और पहला ही आर्टिकल ये वाला डिस्कस किया है। अगले आर्टिकल पर आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से या इंटरनेशनल रिलेशन से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे बात की जा रही है वाई हैज़ द चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर स्टॉल्ड। क्या है पूरा मैटर मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आपको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पता होगा। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, यहाँ पर चाइना दुनिया भर की कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ में जोड़कर चाइना से कनेक्ट करने का फोकस कर रहा है, जिसमें चाइना दुनिया भर के देशों के साथ में व्यापार कर सकेगा और अपने आप को एक सुपर पावर बनाना चाह रहा है अमेरिका को पछाड़ कर। जैसे आज के समय पर वर्ल्ड में 2 इंपॉर्टेंट जो मेन पावर्स जिनके बीच में लगातार क्लैशेस हमको देखने को मिलते भी हैं, तो वो है यूएसए और चाइना। ये सबको पता है, ठीक है। और यूएसए नहीं चाहता और यूएसए कभी चाहेगा भी नहीं कि जो चाइना है वो सुपर पावर का टैग जो है वो चाइना ले ले या चाइना यहाँ पर अमेरिका से आगे निकल सके।
ठीक है, और चाइना चाहता है कि भाई हम निकल के दिखाएंगे। ऐसे कई सारे इश्यूज चलते रहेंगे, इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर स्टार्ट करे गए हैं इन सभी कंट्रीज़ के बीच में। और दूसरी चीज़ अगर आप दोस्तों देखते हो तो चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के संबंध तो वैसे बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि लगातार चाइना से फंडिंग ले रहा है और फंडिंग लेने के बाद में अपने सारे के सारे काम कर रहा है। और आपको ही पता है कि पाकिस्तान वो इतना सारा पैसा चाइना को वापस से चुका नहीं सकता, तो चाइना जो बोलेगा वो पाकिस्तान करता है, यही तो चीज़ है। अब दोस्तों हुआ क्या कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। चाइना ने दुनिया भर की कंट्रीज़ को यहाँ पर इस तरीके से जोड़ने के ऊपर में एक फोकस रखा है, एक रास्ता बनाने के लिए, एक रूट बनाने के ऊपर फोकस रखा है। इसी BRI के अंदर दोस्तों चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। ये कॉरिडोर आप देख पा रहे होंगे, ये कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किया गया है। अब इस कॉरिडोर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कॉरिडोर दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखता है। इस कॉरिडोर को हम बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान को जोड़ा है, तो कहोगे हमें क्या दिक्कत है, जोड़ते रहें, लेकिन भाई ये इंडिया की टेरिटरी से गुजर कर जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इंडिया का मैप ये है, ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है दोस्तों, POK वाला रीजन है, तो ये इंडिया की टेरिटरी, भले यहाँ पर पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा हो, है तो भारत का हिस्सा, लेकिन यहाँ पर चाइना ने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इसी वाले रीजन से निकाल दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो है ना पर्टिकुलर रीजन, यहाँ से निकाल दिया। चाइना का जो कशगर है यहाँ से ये इस रास्ते को निकाल कर जोड़ते हैं, सीधा लाहौर से गुजारते हुए पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट में ग्वादर पोर्ट है यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये ग्वादर पोर्ट भी यहाँ पर डेवलप किया जा चुका है और चाइना ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है, बहुत सारा पैसा यहाँ पर चाइना ने खर्च किया है। तो भारत को दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है, आप हमारी टेरिटरी से क्यों इस प्रोजेक्ट को निकाल रहे हो। पाकिस्तान ने तो थमा दिया कि भाई यहाँ से निकाल सकते हो, भाई पाकिस्तान का ये हिस्सा थोड़ी ना है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब्जा रखा है उन्होंने, है तो ये भारत की टेरिटरी, समझ गए। तो ये दोस्तों यहाँ पे कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उठ रही हैं, लेकिन इसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ग्वादर पोर्ट के आसपास के जो रीजन है दोस्तों, जैसे बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं ना वो पाकिस्तान की सरकार और चाइना से बहुत नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ है, और मैं ये बताता हूँ। भाई सिचुएशन ऐसी हो रही है कि पाकिस्तान आने वाले समय पर हो सकता है टूट भी जाए काफ़ी सारे हिस्सों में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलो वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो CPEC है, CPEC क्या है ये आपको समझ में आ चुका है भाई, चाइना का वन बेल्ट वन रोड यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जिसको 2015 में चाइना ने लॉन्च किया था। ठीक है, चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और कह सकते हो कि स्पेशली जो बलूचिस्तान के अंदर है ना, चाइना ने अपने एरिया को, अपने कशगर को बलूचिस्तान से जोड़ा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के माध्यम से, अभी हम लोगों ने मैप में देखा। लेकिन परेशानी क्या स्टार्ट हुई ज़रा ये देख लेते हैं दोस्तों। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है 2016 से यहाँ पर इसके ऊपर काम चल रहा है। इसमें फंडिंग के काफ़ी बार इश्यूज़ आए, क्योंकि दोस्तों जो ग्वादर पोर्ट यहाँ पर चाइना ने बनाया, ग्वादर पोर्ट बनाने के बाद क्या हुआ, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको हटाया गया। पाकिस्तान के जो लोग थे, नॉर्मल लोग थे वहाँ के बलूचिस्तान के अंदर में, उनको हटाया गया। उनका रोज़गार वगैरह सब छिन जा चुका है, क्योंकि वहाँ पे वो पहले मछुआरे भी बहुत सारे हुआ करते थे जो कि मछली पकड़ा करते थे। अब वो सब कहाँ जाएं, ठीक है। उनको हटाने के बाद में वहाँ पे एक प्रॉपर पोर्ट डेवलप कर दिया, और ये सारा काम हो रहा है चाइनीज़ लोन के बेसिस पर। चाइना सब लोन दे रहा है पाकिस्तान को, जिसके बेसिस पर ये सारा काम हो रहा है। तो जो लोकल लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रिएक्ट किया है, प्रोटेस्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। अभी आपको पता होगा चाइना के कुछ लोग यहाँ पर पकड़ भी लिए गए थे वहाँ पर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की साइड में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में, क्योंकि जो ये चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया है, इस ग्वादर पोर्ट के खिलाफ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद हैं, लोकल लोग खुद हैं। क्यों, क्योंकि उनका यहाँ पर जो लॉस है बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनका रोज़गार, फिशिंग वगैरह ये सब कुछ छिन जा चुकी है। चाइनीज़ लेबर यहाँ पर आप कह सकते हो कि काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान के लोकल लेबर का यूज़ करना चाहिए था, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज़ लेबर अपना खुद यूज़ कर रही है, अपना काम कर रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान की लोकल लोगों को पता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसका फ़ायदा 80 से 90% फ़ायदा केवल चाइना को है, पाकिस्तान को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ही पाकिस्तान सरकार कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। इसकी वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चाइना को ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए जो ज़मीन दी है वो लोगों से छीन कर दी है। सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे जो लैंड है वो यहाँ पर छीन कर दिए हैं, लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया है, फोर्स किया है कि भाई आप कहीं और जाकर रहो। तो इस चक्कर में लोग प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं, और प्रोटेस्ट करने को तैयार क्या है, प्रोटेस्ट हो रहा है लंबे समय से।
कि भाई यहाँ पर इस तरीके से हम चाइना को पसरने नहीं देंगे अंदर, पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर। इस चक्कर में बलूचिस्तान के जो लोग हैं ना, जो लोकल पीपल हैं स्पेशली, वो चाइना और चाइना के साथ साथ जो पाकिस्तान, दोनों से ही नाराज़ हैं और दोनों के खिलाफ यहाँ पे कई बार प्रोटेस्ट वगैरह कर चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि कभी कभी कि बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के लोग जो हैं, अभी बीच में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उन्होंने मांग भी की थी कि भाई हमें अलग कर दो, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ठीक है, हमारा ये जो एरिया उसको सेपरेट कर दो, हम अपना एक अलग एरिया बना लेंगे, समझ गए, पाकिस्तान से अलग कर दो, अपना देश खुद बना लेंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो मांग है वो यहाँ पर उठनी स्टार्ट भी हो चुकी हैं अभी कुछ समय पहले से। आई होप आपको यहाँ पर जो सी पैक कॉरिडोर है, जो पर्टिकुलर इशू है, वो यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो ये था एक आर्टिकल। अभी हमारा एक और आर्टिकल है, फटाफट पहले इसको भी डिस्कस करेंगे, फिर अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ये वाला जो आर्टिकल है हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है यहाँ पे, आपको पता होगा इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का होगा। क्यों नहीं पता होगा अभी, आजकल तो मतलब पूरी दुनिया को पता है इसरो क्या है, इसरो के पास में क्या ताकत है। हम चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुके हैं, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चांद के एक ऐसे पोर्शन पर लैंड करवा चुके हैं जहां पर दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं पहुंचा, यानी कि हमारे चांद का सबसे डार्केस्ट पॉइंट साउथ पोल, कोई देश वहां तक नहीं पहुंचा, केवल इंडिया पहुंचा। इंडिया के इसरो ने वो करके दिखाया, हमारे साइंटिस्ट्स ने यहाँ पर ये करके दिखाया। लेकिन आपको पता है क्या इसरो की शुरुआत ऐसी हुई थी? नहीं। एक समय ऐसा था कि इसरो ने जो रॉकेट है वो साइकिल पे रखकर ले जाते थे, बैलगाड़ी पे रखकर सैटेलाइट लेके जाते थे। दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर मजाक बनाया करती थी, भाई यहाँ पर इनसे कुछ होगा, हैं ये मतलब साइकिल पे रख के रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, जो नारियल का पेड़ है उसमें बांध के रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, इससे कुछ होगा। इस तरीके से यहाँ पे जो है काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ है उन्होंने मजाक ही बनाया। बट आज के समय पर लोग ये समझते हैं कि इसरो के पास में ये ताकत है, जितने रुपए में जो अंग्रेज़ है वो फिल्म बना रहे हैं, उतने रुपए में हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। जितने रुपए में उनकी मूवियाँ बन रही हैं, उतने रुपए में हम यहाँ पर सैटेलाइट्स लॉन्च कर दे रहे हैं। हमारे पास में अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ देखो हमारा जो बजट है ना थोड़ा सा कम है, ऑब्वियस ही बात है, बाकी सारे स्पेस एजेंसीज के कंपैरिजन में इसरो का बजट कम है। लेकिन उस कम बजट के बावजूद भी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, क्योंकि अगर आप नासा के मिशंस देखोगे तो 10 फेल होने के बाद में वो आप कह सकते हो 11वें में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो बहुत सारा फंड्स का वेस्टेज भी हो रहा है। बट इसरो के साथ में ऐसा नहीं है। हमने कई सारे मिशंस, मंगलयान मिशन किया, मार्स के ऊपर पहुंचे थे, पहली बार में कंट्रीज कई बार फेल हो चुकी थी दोस्तों, बहुत बार फेल हो चुकी थी, उसके बाद जाके फाइनल लॉन्च हुए थे। हमने फर्स्ट टाइम पर उसको सक्सेसफुल करके दिखाया, इससे वेस्टेज कम हुआ, जो मनी का वेस्टेज है स्पेशली वो यहाँ पर कम हुआ। तो इसरो के पास में वो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि हम टेक्नोलॉजीज़ क्या, वो अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर हम मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन आज जो हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं अंतरिक्ष में दोस्तों, वो रॉकेट के माध्यम से करते हैं। और हमारा सबसे पहला रॉकेट कौन सा था? वो सबसे पहला रॉकेट यहाँ पर नाइक अपाचे रॉकेट था। यार ये कितना सुंदर पिक्चर है, इस फोटो को देखो आप, इस फोटो को जिसने क्लिक किया होगा सैल्यूट है उसको। यहाँ पे आप देख पाओगे लेफ्ट में विक्रम साराभाई जी हैं इस फोटो के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पर कैमरे को फेस भी कर रहे हैं। मिडिल में आप देख पा रहे होंगे विक्रम साराभाई हो गए, और इधर यहाँ पर लास्ट में मतलब जिनका जो चेहरा है थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा चेहरा दिख रहा है, थोड़ा चेहरा नहीं दिख रहा, ये कौन है? ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये सभी लोग कहाँ पे खड़े हैं? ये सभी लोग जो खड़े हैं ना, ये फ़ोटो बेसिकली 21 नवंबर 1963 का फ़ोटो है। तो 21 नवंबर 1963 में दोस्तों सबसे पहली बार हमने अपना नाइक अपाची जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया। नाइक अपाची रॉकेट लॉन्च होने वाला था, उससे पहले का ये फ़ोटो आपको नज़र आएगा। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? थुम्बा से लॉन्च किया गया था नाइक अपाची रॉकेट, ध्यान रखना। तो ये एक स्मॉल लॉन्च पैड से हमने लॉन्च करके दिखाया। 208 किलोमीटर ऊपर तक गया, ये ऊपर बादलों तक गया, मतलब 208 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष तक यहाँ पर ये रॉकेट गया। इसने वहाँ पे सोडियम वेपर को भी रिलीज़ किया, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला भारत ने उसके बाद से अपनी जर्नी सेट करनी स्टार्ट की। ये पहला लॉन्च था जो कि इंडिया ने यहाँ पर किया खुद से, ठीक है। और भारत ने जो खुद से बनाकर लॉन्च किया था, इंडिजीनियस रॉकेट का लॉन्च किया था, क्योंकि ये जो नाइक अपाची रॉकेट है दोस्तों ये इंडिया का नहीं है, यूएस का है, ठीक है। तो जो हमने खुद से यहाँ पर इंडिजीनियस रॉकेट का यूज़ किया था उसका नाम था पेंसिल साइज़ एक रॉकेट था दोस्तों, व्हीकल था। इसको हमने 22 फरवरी 1969 में लॉन्च किया था, समझ गए, 22 फरवरी 1969 में हमने लॉन्च किया। उसके बाद हम लोगों की यहाँ पे शुरुआत हो गई व्हीकल्स को बनाने की, यानी कि रॉकेट को बनाने की, क्योंकि हम सैटेलाइट बना रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुँचाने के लिए हमको रॉकेट चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने SLV तैयार किया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3।
SLV के बाद में हमारे पास में ASLV आ गया, PSLV आ गया, GSLV आ गया। इस प्रकार के लॉन्चिंग सैटेलाइट्स हो गए। और अभी सबसे लेटेस्ट LVM-3 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। जो GSLV रॉकेट है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और इसमें भी एक वेरिएंट आता है जो कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है LVM-3। यानी अभी चंद्रयान 3 जो हमने लॉन्च किया था वो LVM-3 वाले रॉकेट से किया था। बहुत ही पावरफुल रॉकेट दोस्तों। अब क्या है ये बेसिक डेटा इन रॉकेट्स के बारे में, इन व्हीकल्स के बारे में, अब थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ें समझाता हूँ जो कि थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये बात मैं आपसे कर रहा था, इसरो, ये आप देख पाओगे अपना पहला रॉकेट साइकिल पे रख के लेके जा रहा है। पहला रॉकेट साइकिल पे रख के लेके जा रहे थे जब यहाँ पे कंट्रीज़ ने, बाकी सारी कंट्रीज़ ने मजाक बनाया। और आज आप देख पाओगे चीज़ें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। हमारे पास में ऐसी बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जिनके पास में नहीं है। इवन दुनिया भर की मैक्सिमम कंट्रीज़ हमसे अपने मिशंस को लॉन्च करवाती हैं। तो इसरो के पास में कौन कौन से व्हीकल्स हैं? सबसे पहला जो व्हीकल इसरो ने डेवलप किया वो था SLV, दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे मैंने आपको बताया। पहला रॉकेट इसरो ने यहाँ पर जो डेवलप किया SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद में जो दूसरा व्हीकल हमने डेवलप किया वो था ASLV। ASLV मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो SLV और ASLV दोनों का मेन मकसद क्या है? छोटी छोटी सैटेलाइट्स, लगभग 150 किलोग्राम तक की जो सैटेलाइट होती हैं उसको लो अर्थ ऑर्बिट तक लेकर जाना। और ASLV यहाँ पर थोड़े समय तक ऑपरेट करता रहा, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, हमने यानी कि हमारे इसरो ने PSLV बना दिया। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों PSLV जो था, ये PSLV का सबसे पहला लॉन्च हमने 1994 में किया था और ये इसरो का मेन रॉकेट था। और आज अगर आप देख पाओगे जो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं, बहुत पावरफुल रॉकेट माना जाता है। इवन हमने अभी तक सबसे ज़्यादा जो मिशंस लॉन्च करें वो PSLV से करें। बहुत ही विश्वसनीय रॉकेट, बहुत ही विश्वास करता है हमारे इसरो के वैज्ञानिक इसके ऊपर में। मतलब कह सकते हो हमने जो 54 सक्सेसफुल टेस्टिंग करी है, मिशंस करे, उनमें से 52 तो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च हो गए हैं इस PSLV से। इवन चंद्रयान 1 PSLV से लॉन्च किया था 2008 में। फिर 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट अगेन PSLV से लॉन्च किया। तो इसरो के पास में आज अगर दो पावरफुल रॉकेट्स हैं तो उसमें से एक तो PSLV है, नो डाउट, और दूसरा यहाँ पर GSLV, दैट इज़ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये GSLV क्या है, ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा GSLV के बारे में पढ़ सकते हो। GSLV बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है। GSLV रॉकेट को इसलिए बनाया गया है ताकि अंतरिक्ष में भारी से भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सके। कभी कभी सैटेलाइट्स बहुत ही ज़्यादा हैवी होती हैं दोस्तों, तो GSLV वो काम कर सकता है। आप इमेजिन करो 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम तक का जो सैटेलाइट है उसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने की ताकत रखता है GSLV। GSLV को हम लोगों ने खुद से डेवलप किया है, ठीक है। इसमें हमने फिर क्रायोजेनिक सेटअप ये भी खुद से डेवलप किया है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खुद से हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप की हैं। GSLV को एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट रॉकेट तैयार करके दिया। फिर एक आता है SSLV, दैट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब कि सबसे छोटी साइज़ की जो सैटेलाइट होती है। आप दोस्तों ये भी तो आप एक चीज़ समझो, मान लो हमें छोटी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, ठीक है, जिसका हमें कोई ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा दूर लॉन्च नहीं करनी, छोटी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो उसके लिए क्या हम बड़े रॉकेट इस्तेमाल करेंगे? नहीं ना। उसके लिए हमारे पास में छोटे व्हीकल भी होने चाहिए। तो SSLV का मेन मकसद क्या है कि भाई दुनिया भर में जो डिमांड होती है छोटे माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की, यानी केवल 500 किलोग्राम तक का अगर हमने सैटेलाइट लॉन्च करना है तो SSLV यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, सस्ते दाम में बढ़िया तरीके से और अच्छे से यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। फिर इसरो ने यहाँ पर एक और सिस्टम डेवलप कर लिया है, वो है रीयूजेबल रॉकेट या फिर फ्यूचर रॉकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? ये रीयूजेबल रॉकेट का मतलब आप समझ रहे हो, यानी ऐसे रॉकेट जिसका हम वापस से यूज़ कर सकें। तो कहने का मतलब है क्या, ये जो PSLV वगैरह जो रॉकेट हम बेचते हैं इनको हम वापस से यूज़ नहीं करते? नहीं, ये रॉकेट ऊपर जाके कचरा बन जाते हैं अंतरिक्ष में। अपना ये वो रॉकेट ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया और वो सब अंतरिक्ष में कचरा बन गए, कचरा बन के तैर रहे होते हैं दोस्तों। उन रॉकेट्स को दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अभी हमारा मेन फोकस है रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर में। रीयूजेबल रॉकेट से एनर्जी भी बचेगी और पैसा ही बचेगा। यानी एक ऐसा रॉकेट जो कि ऊपर जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च करके वापस नीचे आ जाएगा, उसमें हम थोड़ा बहुत रिपेयर करके उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करो भाई, एक जगह रॉकेट तो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, एक जगह हम वापस से उसको लाके उसको वापस से रीयूज़ कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा जो एनर्जी और जो कॉस्ट है वो यहाँ पर सेव होने वाली है दोस्तों। आपको बार बार रॉकेट को असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं रॉकेट्स को रीयूज़ कर सकते हो। तो फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट यानी कि पूरी तरह से एक ऐसा रॉकेट जिसको हम रीयूज़ कर सकें, दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, वो अभी भी तैयार नहीं है, इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है।
इसरो ने खैर यहाँ पे थोड़े बहुत कदम उठाए हैं, जैसे यहाँ पर एक टेस्ट किया है जिसका नाम है RLV-TD। RLV-TD का मतलब है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। इसको सक्सेसफुली 2016 में दोस्तों यहाँ पे ट्राई किया गया था। समझ गए? तो ये सारे के सारे व्हीकल्स हैं जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करते हैं। इन सब के बारे में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि किस तरीके से शुरुआत हुई और आज इंडिया कहाँ पर है, स्पेशली हमारा इसरो कहाँ पर है। नाउ अब आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि जो बैरन आइलैंड वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो बिल्कुल एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि बार बार विस्फोट होता रहता है और ये इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।